हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। तो दोस्तों मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने प्रदीप कॉमर्स अकेडमी पे। बेसिकली इन टुडेस सेशन वी आर गोइंग टू कवर अप विद द फर्दर टॉपिक दैट इज इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंपनी। ऑलरेडी अगर हम बात करें तो हमने जो प्रमोशन स्टेज था वो हमने कवर कर लिया था। आज के लेक्चर में हम बात करने वाले कि इनकॉर्पोरेशन स्टेज में अब क्या क्या प्रोसेस होते हैं जो हमें क्या फॉलो करने होते हैं। इनकॉर्पोरेशन मतलब वर्ड अगर हम बात करें तो कहीं ना कहीं इनकॉर्पोरेशन का मतलब ही क्या होता है कि इस्टेब्लिश करने, कंपनी को इस्टेब्लिश करने की जिस राह पे हम चलते हैं उस राह में हमें कौन से कदमों को क्या रखना है, ये सारी चीजें इस सेशन में हम क्या समझने वाले हैं। अब जब इनकॉर्पोरेशन होता है, जब कभी भी कोई भी जो कंपनी होती है वो अगर फॉर्म होती है तो एक जो प्रमोटर होता है, व्हाट डू मीन बाय प्रमोटर। प्रमोटर एक ऐसा बंदा जो प्रमोशन के प्रोसेस को निभाता है, उसको हम प्रमोटर बोलते हैं। और एल्स ये एक जो बंदा होता है जो इनिशिएटिव लेता है कंपनी को इस्टेब्लिश करने की या फिर इनकॉर्पोरेट करने की, उसे आप प्रमोटर बोलते हैं। ठीक है, तो जो प्रमोटर होता है वो कुछ चीजों को देखता है। सबसे पहली चीज वो क्या देखता है, जब कंपनी इस्टेब्लिश कर रहा है तो कंपनी इस्टेब्लिश करने का रीजन क्या है, उसके ऑब्जेक्टिव्स क्या, उसके गोल्स क्या, सबसे पहली चीज वो डिसाइड करता है। आफ्टर डिसाइडेड दैट इट डिसाइड द स्केल ऑफ कंपनी, की कंपनी कौन से लेवल पे काम करने वाली है। कंपनी इनिशियल स्टेज में छोटे लेवल पे काम करने वाली है कि वो आपके इनिशियल स्टेज से एक लार्ज स्केल जो है वो क्या ऑक्यूपाई क्या करने वाली। अब डिपेंडिंग अपॉन दैट, अगर स्मॉल स्केल होगा तो उसको रिसोर्सेज जो चाहिए उसकी लिस्ट आउट बना लेंगे। वहीं अगर मैं बात करूंगा लार्ज स्केल पे, लार्ज स्केल पे उसको लगने वाले जो एसेट्स है, लैंड है, मशीनरी है, नेटवर्क से, आउटलेट्स खोलने वाले तो आउटलेट्स है, ये सारी चीजों की क्या करने वाली है, वो एक पूरी जो लिस्ट है वो क्या तैयार करेगी। अब लिस्ट तैयार करने के बाद उनकी जो एक मार्केट वैल्यू होगी उसकी क्या एस्टिमेशन करेगी। एस्टिमेशन मतलब क्या, पता लगाना, अंदाजा लगाना कि उसकी पर्टिकुलर चीज की जो वैल्यू क्या होगी। अब इतनी चीज अगर हमने पता कर ली, अब ये पता करने के बाद वो कहीं ना कहीं एक जो बिजनेसमैन होता है और जो प्रमोटर होता है उसे एक्चुअली पता हो जाता है कि मुझे एक बिजनेस खोलने के लिए कितने पैसों की जो रिक्वायरमेंट है वो क्या पड़ने वाली, इस चीज के बारे में उसको क्या पता चल जाता है। अब यहां पे वो साथ ही साथ अब जब इनकॉर्पोरेशन करता है तो उसे ये सारे जो स्टेप्स होते हैं वो क्या फॉलो करने पड़ते हैं। सबसे पहला स्टेप क्या आता है, ऑब्टेन डीएससी। व्हाट डू बाय डीएससी? डीएससी का मतलब होता है ऑब्टेन डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट। अब जब कभी भी कोई भी जो कंपनी होती है वो क्या होती है, आपकी जब फॉर्म होने लगती है तो उससे क्या डीएससी यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या करना पड़ता है, आपका ऑक्यूपाई करना पड़ता है। वो जो कोई भी एक अथॉरिटी होगी, सर्टिफाइड अथॉरिटी रहेगी आपका ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने के लिए, उस अथॉरिटी के पास जाना पड़ेगा। उसे ये जो डीएससी के लिए क्या अप्लाई क्या करना पड़ता है। अब ये अप्लाई क्यों करना है, रीजन क्या है, हमें डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट होना चाहिए। आपको पता है कि आज जो जमाना चल रहा है वो इलेक्ट्रॉनिक का यानी ई जमाना चल रहा है, तो यहां पे इसे कई सारे जो है इनकॉर्पोरेशन के टाइम पे या फिर इनकॉर्पोरेशन होने के बाद कई सारे जो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म्स भरने पड़ेंगे यानी ऑनलाइन फॉर्म्स भरने पड़ेंगे। जब वहां पे क्या होता है, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव की क्या होगी, सिग्नेचर की क्या रिक्वायरमेंट होगी। अब यहां पे अगर मैं बात करूं तो कंपनी के सिग्नेचर, कंपनी के रिप्रेजेंटेटिव के सिग्नेचर की रिक्वायरमेंट है, तो ये कौन सा सिग्नेचर किया जाएगा तो वो वैलिड माना जाएगा कंपनी की ओर से या फिर लॉ के तरीके से। तो इस वजह से क्या होता है, आपके डीएससी की क्या एक सर्टिफिकेट जो होती है वो क्या अपॉइंट कर आपका ले लिया जाता है। ठीक है, इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई। और जो डायरेक्टर होता है या फिर जो कंपनी का प्रमोटर होता है उसका जो डीएससी जो होना चाहिए यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट क्या उसके पास क्या होना चाहिए, जो कि पहला प्रपोज फर्स्ट डायरेक्टर रहता है। तो दूसरे अगर मैं बात करूं, रजिस्टर डीएससी इन द नेम ऑफ डायरेक्टर विद एमसीए। अब डीएससी सर्टिफिकेट आ गया यानी डिजिटल सिग्नेचर सर्टिफिकेट आ गया आपके प्रमोटर या फिर डायरेक्टर के नाम पे, तो वो क्या करता है, वो आपके डायरेक्टर के साथ जाके वो एमसीए पे क्या करता है, रजिस्टर। एमसीए क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, जो हमारे पूरे जो कॉर्पोरेट अफेयर्स होते हैं कॉर्पोरेट एक्टिविटीज होती है उस पर नजर रखता है, उसके रिलेटेड जो पॉलिसीज है वो लेके आता है, रेगुलेशंस होती है वो करता है। ठीक है, तो उसके पास जाएंगे, वहां पे फिर क्या करेंगे, ये जो आपका डीएससी होता है वो डीएससी आपका क्या रजिस्टर करेंगे। अब अगर मैं बात करूं तो एमसीए एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है, एक ऐसी बॉडी है जिसके पास डायरेक्टर्स की, कंपनीज की सारी जो इंफॉर्मेशन है वो रहती है। जैसे अगर फॉर एग्जांपल अगर डायरेक्टर है तो डायरेक्टर का नाम क्या है, उसकी पर्सनल डिटेल्स जैसे उसका एज, सेक्स वगैरह वगैरह जो चीजें होती है वो सारी चीजें उसके पास क्या होती है, आपकी पड़ी रहती है। फिर अब यहां पे हो गया, अब इतनी चीजें क्लियर हो गई, हमने 2 स्टेप्स फॉलो कर लिए। अब तीसरे स्टेप में क्या होता है, ऑब्टेन डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर। अब हमने पढ़ा था कि जब कंपनी फॉर्म होती है तो प्रमोटर क्या करता है, अपने आप को क्या करता है, अगर डायरेक्टर क्या करता है, नॉमिनेट करता है, पहले डायरेक्टर को नॉमिनेट करता है। अब कंडीशन 2 हो सकता है। पहले कंडीशन में क्या होगा, पहले कंडीशन में ये होगा ये नया नवेला डायरेक्टर है, मतलब ये पहले कभी भी किसी कंपनी का डायरेक्टर नहीं था, तो इस केस में इसे क्या करना पड़ेगा, सबसे बड़ी चीज अगर नया नवेला डायरेक्टर है तो इस केस में ये भाई साहब को आपको क्या लेना पड़ेगा, DIN लेना पड़ेगा। DIN का मतलब क्या होता है, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है। अब ये लेगा कैसे, या आपका इसे क्या करना पड़ता है, इसे स्पाइस
ठीक है। अब अगर मैं बात करूं तो इस स्पाइस 32 का क्या जो है फॉर्म क्या भरना पड़ता है, क्या स्पाइस 32, ये स्पाइस 32 जो फॉर्म है ये फॉर्म क्या भरना पड़ता है। ये जब फॉर्म भरेगा तो उसके पास क्या होगा, उसके बाद सारी चीजों का वेरिफिकेशन होगा, फिर उसके बाद ये जो डायरेक्टर होता है ये डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर क्या उसे मिलता है। दूसरा सर्कमस्टांस क्या हो सकता है, दूसरा सर्कमस्टांस ये हो सकता है कि अब ये कंपनी जो प्रमोटर है ऑलरेडी वो किसी कंपनी में पहले भी डायरेक्टर क्या बनना था, तो उसके पास ऑलरेडी डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर था, तो इस केस में इसको वापस से डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर लेने की जरूरत नहीं है दोस्तों। अभी जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैं बात करो तो अगर आप एक जीआर नंबर जो होता है, आपने देखा होगा ना, आपका जीआर नंबर आपको स्कूल में मिलता है, तो वैसे डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होता है डायरेक्टर्स के लिए। ये चीजें क्लियर हो गई। अब यहां पे एक चीज और मैं बता दूं, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं कंपनी के, जितने भी डायरेक्टर्स होते हैं उन सभी के पास क्या होना चाहिए, डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर होना चाहिए। अगर उनके पास डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर नहीं होगा तो दिक्कत क्या आ सकती है। अब दूसरी, अप्लाई फॉर रिजर्वेशन ऑफ नेम। अब जब बच्चा पैदा होता है तो हम क्या करते हैं, हम बच्चे का नाम रखते हैं। तो वैसे ही एक कंपनी अभी बच्चे के स्टेज में, अब बच्चा क्या पैदा हो रहा है तो यहाँ पे हम बच्चे का क्या नाम रखेंगे। तो बच्चे का नाम रखने के लिए अब मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे सबसे पहली चीज आपकी जो सीआरसी होती है, सीआरसी मतलब क्या हो गया, आपका सेंट्रल रजिस्ट्रेशन सेंटर जो होता है वहां पे जाके मुझे एक फॉर्म भरना पड़ेगा जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, रन का मतलब क्या होता है, रिजर्व यूनिक नेम। ये जो फॉर्म होता है ये फॉर्म मुझे क्या फिलअप करना पड़ेगा, ठीक है। अब ये जो फॉर्म मुझे कहां पे मिलेगा, और ये फॉर्म जो मुझे मिलेगा आपकी कहां पे, आपकी एमसीए की जो वेबसाइट होती है, इस एमसीए की इस वेबसाइट पे जाकर मुझे ये क्या फॉर्म मिलेगा, जहां पर मैं कंपनी का नाम जो है मेरा वो मैं क्या करूंगा, वो रखूंगा, नाम रखूंगा, नाम में रखूंगा, नाम में प्रपोज करूंगा कि मेरी कंपनी का नाम ये रहेगा। ये अप्रूव कौन करेगा, ये सीआरसी अप्रूव करेगा। कैसे अप्रूव करेगा, आपको रन का ये जो फॉर्म है ये फिल करना पड़ेगा। रन मतलब रिजर्व यूनिक नेम, ठीक है। अब ये कहां मिलेगा, आपको एमसी यानी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स की वेबसाइट पर मिलेगा। अब सवाल ये उठता है कि सर अगर एक ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जैसे बच्चा पैदा करते हैं तो बच्चे क्या कैसा होता है, दादा कुछ नाम बोलते थे, पापा कुछ नाम बोलते हैं, मम्मी कुछ नाम बोलती है, फिर नानी कुछ नाम बोलती है, तो यहाँ पे ऐसे बहुत सारे नाम होते हैं। तो हमारी कंपनी में भी कई सारे प्रमोटर्स होते हैं, हमने पढ़ा था कि कम से कम 7 है तो पब्लिक कंपनी होता है, 2 होता है तो प्राइवेट कंपनी है, अगर 1 होता है तो ओनली 1% कंपनी। तो फॉर एग्जाम्पल इफ आई एम टेकिंग द एग्जाम्पल ऑफ द 7 प्रमोटर्स, तो 7 प्रमोटर्स 4 प्रमोटर्स अलग अलग नाम बोल रहे हैं, ठीक है, और बाकी उसके समर्थन में। तो अब वहां पे क्या किया जाएगा, तो वहां पे दोस्तों यहां पे मैं एक चीज बता दूं, तो कंपनी के पास ये ऑप्शन रहता है कि वो क्या कर सकते हैं, वो आपके 3-4 नाम क्या रिजर्व क्या करके रख सकते हैं ये फॉर्म भर के, ठीक है। रिजर्व यूनिक नेम, ये जो फॉर्म भर के वो 4 से 5 नाम क्या रिजर्व करके रख सकते हैं, बट उनको कुछ नहीं तो कितने दिन का टाइम मिलता है, आपका 20 डेज का क्या टाइम मिलेगा कि उनको इन 5 नाम में से कोई एक नाम जो है वो फाइनलाइज करके रखने के लिए। अब अगर 20 दिन में नहीं होता है सर तो क्या करना पड़ेगा, तो 20 दिन में उनको वापस से ये जो फॉर्म है वो फिलअप क्या करना पड़ेगा, ठीक है। और मैं आपको बता दूं ये फ्री में नहीं होता, इसके लिए पर्टिकुलर अमाउंट ऑफ जो फीस होती है वो क्या होती है, वो एक प्रमोटर को क्या करना पड़ेगा, पे क्या करना पड़ेगा। अब आप बोलेंगे सर ये रिजर्व यूनिक नेम फॉर्म भरना क्यों जाता है। आपने देखा होगा बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज की अगर बात करूं, जैसे अगर मैं बात करूं माइक्रोसॉफ्ट की कंपनी कितनी, एक ही कंपनी है ना माइक्रोसॉफ्ट। अगर इफ आई एम टॉकिंग अबाउट यूट्यूब, तो यूट्यूब क्या एक ही कंपनी। तो यहाँ पे जब कभी भी कोई भी कंपनी बड़े लेवल पे स्टार्ट होती है तो वो एक नाम जो होता है वो एक ब्रांड बन जाता है, वो इसको ट्रेडमार्क मिल जाता है, कॉपीराइट के सारे राइट्स मिल जाते हैं, उसको कोई और यूज नहीं कर सकता। जैसे टाटा है तो टाटा की कंपनी जो है, टाटा एक मदर कंपनी है, तो वही कंपनी यूज कर सकती है अपने ब्रांड्स के लिए, और कोई कंपनी यूज नहीं कर सकती, या फिर कोई और एक्सवाइजेड नई नवीली कंपनी आके वो टाटा का ब्रांड नेम नहीं यूज कर सकती। समझ में आ गया। यहाँ पे हम गली नुक्कड़ की दुकानों की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे एक बड़े लेवल की कंपनी की बात कर रहे हैं, तो वहां पे आपका ऐसा नहीं होता है। क्लियर हो गया। वहां पे आपको एक नाम रिजर्व करना पड़ेगा, अगर आपसे पहले कोई और नाम रख लिया तो आप उससे नाम रख नहीं सकते, ठीक है। इतनी चीजें मेरे ख्याल से आपको क्लियर हो गई होंगी। अब नाउ मूविंग टुवर्ड्स द फाइनलाइजेशन ऑफ MOR। अब हमने क्या देखा, मोआ मतलब क्या होता है, मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन, और ओआ मतलब क्या होता है, आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन। अब हमने क्या देखा, ये जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, सही बात है। अगर मैं बात करूं लीगली वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। इसमें आपकी कंपनी का जो पूरा चिट्टा पिट्टा होता है, ये चिट्टा पिट्टा पूरा लिखा जाता है, कंपनी के डायरेक्टर्स कौन है, प्रमोटर कौन है, कितना ऑथोराइज कैपिटल, ये सारी चीजें क्या होती है इसमें बहुत ही क्लियरली स्ट्रेट फॉरवर्ड क्या की जाती है, आपकी मेंशन की जाती है। अब इसे क्या करना पड़ेगा, इसे हमें कंप्लीट करना पड़ेगा। हमने पिछले स्टेज में क्या देखा था, हमने ड्राफ्ट किया था, बट इस स्टेज में हमने क्या देखा है, इसे हमें फाइनलाइज करना पड़ेगा। तो इसको फाइनलाइज कौन करेगा, किस तरह से करेंगे, तो यहां पे सुनो, इसके फाइनलाइजेशन के लिए सबसे पहली चीज मुझे यहां पे क्या करनी पड़ेगी। और जब हम इसे फाइनलाइज करते हैं तो सबसे पहले मुझे
यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, मुझे यहाँ पे आपके सबसे पहले जो कंपनी सेक्रेटरी होता है वो इसे फाइनलाइज कर सकता है, जो लॉयर होता है वो फाइनलाइज कर सकता है, फिर उसके बाद जो कंपनी का जो कॉस्ट अकाउंटेंट होगा वो फाइनलाइज करता है, जो लॉयर होता है वो सारी चीजें क्या कर सकते हैं, इसे फाइनलाइज करने में क्या हेल्प कर सकते हैं। ठीक है, ये एक हो गया। अब दूसरी चीज क्या सर, दूसरी चीज दोस्तों ये है कि अगर आपकी कंपनी है, ठीक है, अब आपकी कंपनी आप क्या करना चाहते हो, स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करना चाहते हो, अपने शेयर जो है वो जनरल पब्लिक को क्या देना चाहते हो। अब स्टॉक एक्सचेंज में एक ही कंपनी लिस्ट हो सकती है, कौन सी कंपनी, आपकी पब्लिक कंपनी जो होती है उसके पास अथॉरिटी की भैया वो अपनी स्टॉक्स जो है स्टॉक एक्सचेंज में क्या लिस्ट कर सकती है, जो पैसे है शेयर वो है अपना कैपिटल है वो जनरल पब्लिक से क्या अक्वायर कर सकती है, प्राइवेट कंपनी के पास ये ऑप्शन नहीं होता है। ठीक है, तो अगर आपकी पब्लिक कंपनी आप स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट करवाना चाहते हो तो वहां पे आपके पास ऑप्शन है, आपने ऑप्शन एक्चुअली आपको क्या करना पड़ेगा, आपको जो मोआर ओआ, ठीक है, उसकी जो कॉपी होगी वो आपको किसको, स्टॉक एक्सचेंज को भेजनी रहेगी। तो वो स्टॉक एक्सचेंज की जो कुछ अथॉरिटी रहेंगी वो क्या करेंगी, वो उसको रिव्यू करेंगे और उसको रिव्यू करने के बाद जो भी चीज देंगे वो आपको बताएगी। क्लियर हो गया। अब ये फाइनलाइज मोआर ओआ हो गया। अब साइनिंग, स्टैंपिंग एंड डेटिंग ऑफ मोआर ओआ। अब यहाँ पे क्या होगा, अब यहाँ पे इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन ऑफ आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन, सबसे पहली चीज यहाँ पे मैं बात साइनिंग ही करूंगा। अब जितने भी सब्सक्राइबर्स मतलब क्या हो गया, जितने भी यूट्यूब सब्सक्राइबर्स नहीं, जितने भी सब्सक्राइबर्स होंगे मतलब जिन किसी का भी नाम होगा आपके मोआर ओआ में, उन सभी को क्या करना पड़ेगा, उन सभी को मोआर ओआ पे क्या साइन करना पड़ेगा। अब ये सारी चीजें जो होती है वो एक पर्टिकुलर इंसान की निगरानी में होती है। फिर वो पर्टिकुलर इंसान की निगरानी में जिनके निगरानी में सारे काम हुआ है उनका भी जो साइन और सिग्नेचर सारी चीजें जो होती है वो आपके मोआर में क्या जाती है कि एज अ विटनेस उन्होंने ये सारी चीजें क्या देखी है। ठीक है, अब यहाँ पे अगर मैं स्टैंपिंग की बात करूं तो फिर उसके बाद क्या किया जाएगा, यहाँ पे क्या स्टैंप किया जाएगा। अब स्टैंप कौन से एक्ट के बेसिस पे किया जाएगा, इंडियन स्टैंप एक्ट 1899 के तहत क्या किया जाएगा। और जो स्टैंप ड्यूटी होती है मतलब स्टैंप जब हम करते हैं तो उसके लिए हमें एक फीस लगती है। तो फीस जो होती है वो स्टेट टू स्टेट वैरी करती है डिपेंडिंग अपॉन द स्टेट, कि वहां पे क्या फीस क्या रेशियो क्या होता है, कुछ परसेंट वाले जो रेशियो के हिसाब से क्या चलता है। क्लियर हो गया। अब यहां पे अगर मैं बात करूं, जब कभी भी मेमोरेंडम ऑफ एसोसिएशन या फिर आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन में स्टैंप किया जाएगा तो स्टैंप में ना आपकी डेट लिखा रहेगा। जैसे आपने बैंक्स में देखा होगा, बैंक्स में हम जब भी आपका चेक का रिसिप्ट लेते हैं तो वहां पे बैंक वाले क्या करते हैं, स्टैंप मारते हैं, तो स्टैंप पे क्या डेट लिखा रहता है। तो इस तरह से यहाँ पे भी क्या डेट लिखा रहेगा। इतना क्लियर हो गया। अब फिर उसके बाद प्रिपेयर अदर नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स। अब उसके बाद बाकी नेसेसरी डॉक्यूमेंट्स जैसे कंसेंट ऑफ डायरेक्टर्स। सबसे पहली चीज क्या करनी पड़ेगी, जितने भी डायरेक्टर्स जो बन रहे, जो पहले डायरेक्टर्स है, उनसे लिख के लेना पड़ेगा कि भैया आप जो डायरेक्टर बन रहे हैं आप अपनी मर्जी से बन रहे, आपको कोई फोर्स नहीं किया गया। अब ये जो कंसेंट लिखेंगे कैसे, ये अपनी मर्जी से कुछ भी नहीं लिखेंगे। यहाँ पे कंपनीज एक्ट 2003 के तहत एक प्रिस्क्राइब फॉर्मेट होता है, उस फॉर्मेट के हिसाब से क्या करना पड़ेगा, वो फॉर्मेट को फॉलो करते हुए उन्हें क्या कंसेंट का लिखना रहेगा। इतनी चीजें क्लियर हो गई। अब हम क्या करते, कंपनी जो स्टार्ट होने वाली उसमें मैनेजर भी अपॉइंट करते हैं, सेक्रेटरी भी अपॉइंट करते हैं, बड़े बड़े लेवल पे जो पोस्ट होते हैं वहां पे हम लोग क्या करते हैं, लोगों को क्या अपॉइंट करते हैं। तो ऐसे कोई भी जो पोस्ट हम लोग फिल करते हैं तो उनकी जो डिटेल्स होती है, उनकी जो चीजें होती है, वो सारी जो डिटेल्स है वो भी क्या हमें क्या अक्वायर करके क्या रखनी पड़ेगी। डिक्लेरेशन बाय द सब्सक्राइबर टू द मेमोरेंडम एंड द फर्स्ट डायरेक्टर, यहाँ पे क्या किया जाएगा, एक डिक्लेरेशन लिया जाएगा किससे, जो फर्स्ट डायरेक्टर है और साथ ही साथ आपके जो बाकी लोग हैं वो क्या करेंगे, वो यहां पे बोलेंगे कि भैया कि जब हम ये मेमोरेंडम यानी मोआ ये ओआ फॉर्म कर रहे थे या फिर जब कंपनी फॉर्म कर रहे थे तो हमने किसी भी तरीके का अपना पर्सनल इंटरेस्ट यहां पे सोच के नहीं किया था। हमने ये सारी जो चीजें की थी वो आपके जनरल इंटरेस्ट के हिसाब से क्या सोच के की थी। हमने कोई भी बोलते ना एक खुद के फायदे के लिए हमने चीजें नहीं की थी यहाँ पे। तो इस हिसाब से आपको फिर वो क्या डिक्लेरेशन क्या लिख के देते दोस्तों। और साथ ही साथ यहाँ पे अगर मैं बात करूं, यहाँ पे ये भी बोलते हैं कि इन्होंने सारे जो रजिस्टर ऑफ कंपनीज के पास सारे जो डॉक्यूमेंट्स फाइल करवाए वो सारे डॉक्यूमेंट जो है वो करेक्ट है, कोई भी क्या फॉल्स नहीं है दोस्तों। क्लियर हो गया, इतनी चीजें क्लियर हो गई। और फिर साथ इतनी चीजें मेरे ख्याल से क्लियर हो गई होंगी। और डिसाइडिंग एड्रेस फॉर कम्युनिकेशन, अब यहां पर रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास जब जाते हैं इनकॉर्पोरेशन के लिए तो सारे डॉक्यूमेंट सबमिट करते हैं तो वहां पे एक एड्रेस देना पड़ता है क्या कम्युनिकेशन का। अब दो चीजें हो सकती है, सबसे पहली चीज आपका रजिस्टर्ड ऑफिस होगा। अगर आपका रजिस्टर्ड ऑफिस है, आपने डिसाइड कर लिया कि ये पर्टिकुलर स्टेट में इस लोकल एरिया में मेरा क्या होगा एक ऑफिस होगा, तो आपने वो कर लिया तो अच्छी बात है, आपको कोई रुकने टुकने वाला नहीं है, तो आप वहां का एड्रेस दोगे। अब चीज ऐसी होती है कि अब कंपनी का जो हेड ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस है या फिर जो हेड ऑफिस है उसका पता नहीं कि कहां लोकेट होने वाला है, तो उस केस में क्या किया जा सकता है, उस केस में जो प्रमोटर होता है, प्रमोटर का जो घर का एड्रेस होगा वो घर का एड्रेस क्या डाल दिया जाता है।
फिर जब कंपनी इनकॉर्पोरेट यानी इनकॉर्पोरेशन का सर्टिफिकेट क्या कर लेगी, अक्वायर कर लेगी, तो उसके बाद से 30 दिन तक का टाइम दे रहा है। कितने दिन का? 30 डेज तक का क्या टाइम रहता है? कितने डेज का? 30 डेज तक का टाइम रहता है, जहां पर उन्हें अपना जो हेड ऑफिस जो होता है वो क्या उन्हें क्या कंफर्म क्या करना रहता है, यानी जो रजिस्टर्ड ऑफिस होता है वो उन्हें क्या कंफर्म क्या करना रहता है। क्लियर हो गया? फिर ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन। ऑब्टेन अ स्टैट्यूटरी डिक्लेरेशन मतलब क्या हो गया? अब यहाँ पे हमें क्या, जो एडवोकेट होते हैं, जो प्रैक्टिसिंग कंपनी सेक्रेटरी हो गए, फिर कॉस्ट अकाउंटेंट हो गए, या फिर जो चार्टेड अकाउंटेंट होते हैं, जो कोई भी आपकी कंपनी के फॉर्मेशन में क्या होते हैं, मिले जुले होते हैं। साथ ही साथ ऐसे कोई भी इंसान जिनका एओए में क्या नाम होता है, चाहे डायरेक्टर हो गया, मैनेजर हो गया, सेक्रेटरी हो गया, अब वो क्या करेंगे, वो एक डिक्लेरेशन लिख के देंगे कि उन्होंने क्या सारी जो चीजें थी रिक्वायर्ड वो क्या कर दिए, वो क्या कंप्लीट क्या फुलफिल क्या कर दिए। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद क्या था, फाइलिंग ऑफ एन एप्लीकेशन एंड डॉक्यूमेंट फॉर इनकॉर्पोरेशन विद आरओसी। अब यहाँ पे क्या किया जाएगा, सारी डॉक्यूमेंट्स होते हैं, सारी जो चीजें होती है वो सारी चीजें क्या लेकर हम जाएंगे किसके पास, आरओसी यानी रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज के पास, और उसके पास क्या सबमिट क्या हम कर देंगे। अब यहाँ पे एक चीज मैं आपको बता दूं, तो यहाँ पे एक प्रोफॉर्मा होता है क्या, आपकी कंपनी को आपके क्या इनकॉर्पोरेट करेंगे, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्पाइस फॉर्म बोलते हैं। अब रूल 38 ऑफ कंपनीज, जिसमें क्या 4 बार अमेंडमेंट करने के बाद, मतलब चौथी बार जब अमेंडमेंट हुआ तो वहां पे एक रूल आया, कभी जो आपकी कभी इंप्लीमेंट हुआ था 2 अक्टूबर 2016 में क्या हुआ था, इंप्लीमेंट हुआ था। अब इसके तहत अगर कोई भी सिंप्लीफाइड इंटीग्रेटेड प्रोसेस फॉर इनकॉर्पोरेशन ऑफ कंट्री अंडर दिस ओनली वन फॉर्म, मतलब वन फॉर्म Form INC 32 needs to be submitted at the time of incorporation of company. SPICE is to be filled for applying for. अब यहाँ पे क्या बोला गया कि सिर्फ जब इनकॉर्पोरेशन होता है तो उन्हें INC जो फॉर्म होता है वो क्या सबमिट करना पड़ेगा, या फिर अगर बाकी कुछ काम करना है तो उनको स्पाइस फॉर्म, जैसे अगर आपको कंपनी का नाम रिजर्व करना है तो आपको स्पाइस फॉर्म बनना पड़ेगा, इनकॉर्पोरेशन करना कंपनी का तो वहां पे आपको ये फॉर्म बनना पड़ेगा, आपको डायरेक्टर आइडेंटिफिकेशन नंबर चाहिए तो वहां पे आपको ये फॉर्म, फिर पैन और टैन नंबर चाहिए तो वहां पे आपको ये फॉर्म क्या भरना पड़ेगा। क्लियर हो गया? फिर उसके बाद ऑब्टेनिंग सर्टिफिकेट ऑफ आरओसी। अब यहाँ पे जो कंपनी होती है, अब कंपनी ने आरओसी के पास सारे डॉक्यूमेंट सबमिट कर दिए। अब जब डॉक्यूमेंट सारे उसने सबमिट कर दिए तो उसके बाद क्या होगा, उसके बाद दोस्तों एक चीज ये होगी कि जब उसने सारी चीजें सबमिट कर दी है तो वहां पे जो आरओसी होगा वो सारी चीजों को वेरीफाई करेगा। एक बार जब वो श्योर हो जाता है कि सारी चीजें जो एकदम क्लियर कट बिल्कुल सही है, तो उसके बाद वो क्या करता है, उसके बाद ये सारी जो चीजें होती है उसको फाइनलाइज करके वो सर्टिफिकेट जो ऑफ इनकॉर्पोरेशन है वो क्या करता है, रिलीज करता है आपके प्रमोटर को। ठीक है? और वहां पे वो क्या करता है, वो आपके जो रजिस्टर होती है कंपनी की, उसमें इस कंपनी का नाम भी जो होता है वो आपका क्या होता है, चढ़ा देता है। अब यहाँ पे आपको मैं बता दूं कि इस कंपनी का में आप सर्टिफिकेट में क्या क्या रहता है, कंपनी का नाम रहेगा, कंपनी का जो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन कब मिला वो रहेगा, कंपनी आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा, कंपनी को आइडेंटिफाई करने का एक जो यूनिक नंबर रहता है वो मिलेगा, पैन और टैन नंबर मेंशन रहेगा, और साथ ही साथ जो सिग्नेचर होगा आपके रजिस्ट्रार का वो और सील जो रहेगी वो सारी चीजें क्या यहाँ पे क्या रहेगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है, अब सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन अगर मैं बात करूं तो ये एक इंसान के बर्थ सर्टिफिकेट जैसा रहता है। जब इंसान का एक बर्थ सर्टिफिकेट बनता है तो कहीं ना कहीं उसको देश में एक नाम क्या मिल जाता है, वैसे ही जब आपका सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन मिलता है तो कहीं ना कहीं जो गवर्नमेंट होती है उस गवर्नमेंट को पता चल जाता है कि भैया एक आर्टिफिशियली लीगल पर्सन जो है यहाँ पे एक बन के आ गया है। अब यहाँ पे कंपनी क्या बन जाता है, एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन क्या बन जाता है। अब इसको साथ ही साथ ये परपेचुअल सक्सेशन हो जाता है, मतलब अब कंपनी में कोई रहे या नहीं रहे तो उसे फर्क पड़ने वाला नहीं, कंपनी चल रही है तो चलते रहे, ये अच्छी खासी जैसे चल रही। और यहाँ पे अगर बात करो सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन जब मिल जाता है तो कहीं ना कहीं कंपनी को यह अधिकार मिल जाता है कि वो किसी और को क्या कर सकता है, अपने नाम से क्या केस कर सकता है, या फिर कोई और बंदा जो है कंपनी पे क्या केस कर सकता है, ये जो अधिकार है वो मिल जाते हैं। ठीक है? तो मेरे ख्याल से आपको चीज समझेंगे। और यहाँ पे अगर मैं बात करूं तो हमारा जो इनकॉर्पोरेशन वाली जो चीज थी वो खत्म हो गई। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब करना, अपने दोस्तों शेयर करना, ताकि ऐसे और कई सारे वीडियो हम आपके लिए लेकर आ सके आपके अपने प्रदीप गिरी कॉमर्स अकेडमी पे दोस्तों।